नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्नुति। सबसे पहले देखते हैं 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 51,000 लोगों को नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया। इस रोजगार मेले में देश के 45 जगहों से लोग जुड़े, जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों की भर्ती को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा 13 स्थानीय भाषाओं में कराई जा रही है। स्थानीय भाषा से लाखों युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुले। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि एक समय यूपी में गुंडे माफियाओं का डर फैला रहता था, लेकिन कड़ी कानून व्यवस्था से अब यूपी डर नहीं आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस दशक में भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। ये मोदी की गारंटी है और बेहद जिम्मेदारी के साथ मैं ये गारंटी ले रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में पूरी दुनिया ने भारत की फार्मा इंडस्ट्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि साल 2030 तक फार्मा इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ से बढ़कर 10 लाख करोड़ की हो जाएगी। आने वाले समय में फार्मा इंडस्ट्री रोजगार का बड़ा हब होगा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल फूड प्रोसेसिंग मार्केट 26 लाख करोड़ का था। अगले 3-3.5 साल में यह मार्केट 35 लाख करोड़ का हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में पर्यटन क्षेत्र में 10-12 करोड़ का रोजगार पैदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अनुमान के मुताबिक 2030 तक देश की जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 20-30 लाख करोड़ रुपए का होगा। आज से 9 साल पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। रोजगार मेले में इस पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल में इस योजना से गांव की महिलाओं और युवाओं को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कासगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों ग्रामीणों से मुलाकात की और राहत कार्यों का भी जायजा लिया। भारत के भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नदीम को हराकर गोल्ड जीता। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में गोल्ड जीत इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा एक्सीलेंस का प्रतीक हैं। इसके अलावा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी नीरज को बधाई दी। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी जमीन विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आएगा। मूल केस की सुनवाई 25 जुलाई को हाईकोर्ट में पूरी हो चुकी है। नूह में आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन नरहर शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए वीएचपी और हिंदू संगठनों के करीब 50 लोगों को अनुमति दी गई है। चंद्रयान 3 मिशन सही ट्रैक पर है। इसरो के अनुसार प्रज्ञान रोवर ने चांद पर पहली बाधा पार कर ली। रोवर ने करीब 100 मिलीमीटर के इक्वेटर को क्रॉस किया। नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी से चुनाव लड़ाने की इच्छुक है। यूपी कांग्रेस इसके लिए जल्द ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक प्रस्ताव भेजेगी। लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए पार्टी नेताओं ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। विपक्षी गठबंधन के पीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस के भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने राहुल गांधी का नाम आगे किया। उधर जेडीयू नीतीश के नाम पर अड़ी हुई है।
अगले महीने G20 बैठक को लेकर दिल्ली भर में करीब 6,75,000 गमले लगाए जाएंगे। अब तक दिल्ली की करीब 61 सड़कों पर 4 लाख से ज्यादा गमले लगाए जा चुके हैं। सावन के अंतिम सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भोले की भक्तों की भीड़। शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए मंदिरों में लगी हैं लंबी कतारें। जवान मूवी के साथ रिलीज होगा सालार का ट्रेलर। 30 अगस्त को चेन्नई में फिल्म का म्यूजिक लॉन्च करेंगे शाहरुख। अगले दिन दुबई में करेंगे प्रमोशन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी और उनको मजबूत करने का एक अवसर मिलने की उम्मीद है। देश भर से चुने गए नए कर्मी मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी और गैर जनरल ड्यूटी कैडर पदों जैसे विभिन्न श्रेणी के पदों पर अपना योगदान देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार रोजगार मेले का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से लबरेज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चांद से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मोहाली स्थित IISER में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करना है। इसके लिए हमें सुरक्षा की आवश्यकता है जो हमारे सैनिक करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 55,000 युवाओं को अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और उन्होंने सबको शुभकामनाएं दी। आत्मनिर्भर भारत की बात करते तो हमें हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करना है, लेकिन उसके लिए सुरक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है और वो सुरक्षा हमारे सैनिक करते हैं। बॉर्डर पर हो या देश के अंदर हो, बाहरी ताकतों से हो या अंदर खतरों से हो, भारत को सुरक्षित रखने का काम हमारे सेना के जवान, हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान ये सब करते हैं। जो देश में 55,000 ऐसे युवाओं को अर्धसैनिक बलों में आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, उनमें से 231 मेरे सामने बैठे हैं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई और आपके परिवार वालों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक जारी है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र राज्य और दादर नगर हवेली, दमन एवं द्वीप केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के अलावा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रमुख मुख्य सचिव, सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्रीय गृह सचिव शामिल हैं। गौरतलब है कि क्षेत्रीय परिषद 2 या अधिक राज्यों अथवा केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नियमित संवाद पर चर्चा के लिए एक व्यवस्थित तंत्र के जरिए सहयोग बढ़ाने का मंच प्रदान करती है। वाराणसी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान ऐप व उसके द्वारा आयुष्मान कार्ड के निर्माण व डाउनलोड प्रक्रिया का डेमो देखा। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके कोई भी लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बना सकता है और दूसरे का कार्ड भी वो अपने मोबाइल से बनाकर उसको दे सकता है। मनसुख मांडविया ने कुछ लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश के 60 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है और 5 करोड़ लोगों ने इसके तहत अपना इलाज कराया है। आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन यूपी में अच्छी तरह से हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले, उसके लिए सब लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिले, उसके लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया है ताकि भविष्य में हमारे यूपी के कोई गरीब व्यक्ति इलाज से वंचित ना रहे और उसको अच्छी से अच्छी हेल्थ सुविधा मिले। प्रधानमंत्री जी ने देश में 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया है। देश में आज 5 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत ट्रीटमेंट मिली है। यूपी में भी अच्छी तरह से कार्य योजना बनी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवरेज देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ से प्रभावित 3 जिलों फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर का दौरा किया। यहां करीब 500 गांव बाढ़ से प्रभावित है। फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ितों से सीएम योगी ने मुलाकात की। इस दौरान बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राशन की व्यवस्था की गई। सीएम योगी ने लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। गंगा नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ा है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर 21 जनपदों के 721 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें लगातार राहत सामग्री वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक हम लोग प्रदेश में 45,900 से अधिक ड्राई राशन की किट, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो उन्हें रिफाइंड तेल है, मसाले हैं, बरसाती है, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ साथ डिग्निटी किट भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ज्ञानव्यापी मामले में गोपनीयता के सवाल पर आज फिर से सुनवाई करेंगे। इस मामले में इंतजामिया कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इससे पहले प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की थी, जिसमें फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। जस्टिस प्रकाश पांड्या का स्थानांतरण हो जाने के कारण ये याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश को सुपुर्द की गई थी। और इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता रामेंद्र सिंह के पास। रामेंद्र जी, इस विषय पर आपके पास क्या कुछ जानकारी है ज्ञानव्यापी मामले को लेकर जो आज सुनवाई हो रही है? देखिए, थोड़ी देर में इस मामले में सुनवाई शुरू होगी। जो मुख्य न्यायाधीश हैं प्रीतिंकर दिवाकर जी, वो इस मामले को सुनेंगे, जो चीफ जस्टिस है यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और पहले प्रकाश पाड़िया साहब इस मामले को, जो जस्टिस प्रकाश पाड़िया साहब थे, वो सुन रहे थे इस मामले को। और आज जजमेंट का दिन था, आज के लिए फैसला सुरक्षित किया गया था, लेकिन अब जजमेंट नहीं आएगा क्योंकि जस्टिस प्रीतिंकर
दिवाकर जी इस पूरे मामले को पुनः सुनेंगे। जो 5 याचिकाएं हैं, सुनने के बाद वो तय करेंगे कि क्या निर्णय आता है। तो जो निर्णय आना था वो आज नहीं आ रहा है, एक तो बड़ी बात ये है, और दूसरा उन सारी याचिकाओं को सुनने के बाद जस्टिस तीर्थंकर दिवाकर जी जो निर्णय करेंगे वो अब आगे मान्य होगा। ये है बड़ी खबर। थोड़ी देर में सुनवाई चालू हो जाएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की। तो 5 याचिकाएं हैं, उसमें इंतजामिया कमेटी और वक्फ कमेटी वक्फ बोर्ड की तरफ से है, और हिंदू पक्ष भी तैयारी करके आया है कि दोनों पक्ष आज पूरे मामले की सुनवाई में रहेंगे। दोनों पक्ष सुनवाई करेंगे। थोड़ी देर में इस मामले में पता चलेगा कि क्या अग्रिम कार्रवाई होती है। जी रामेंद्र, आपसे फिर से संपर्क करेंगे ताजा अपडेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि G20 की देश में आयोजित हुई बैठकों ने विकास को नई गति दी। वाराणसी में कल G20 सांस्कृतिक कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रियों ने की बैठक संपन्न हुई। G20 बैठकों से उत्तर प्रदेश को क्या लाभ हुआ है, ये जानने के लिए DD न्यूज ने काशी में बात की उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से। G20 से तो हमारे प्रदेश के 4 शहरों में गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, आगरा, बनारस, यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम हुए। कुल 11 हमारे कार्यक्रम यहाँ पे। कल हम यहाँ पे आए थे, जो 29 देशों के संस्कृत मंत्री थे, उनका कार्यक्रम था। एक बहुत अच्छा कल्चरल मेलोडी, जिसमें तमाम सारे देशों का किस प्रकार से उनके संगीत मिल करके एक हो जाते हैं, एक सुर हो जाता है और सब में वसुधा का वंदन हो जाता है। तो उस प्रकार का एक इतना अच्छा कल का कार्यक्रम हुआ। तो ये हमारा जो G20 एक बहुत बड़ा अवसर था। इस G20 में न केवल हमारे 4 शहर गौतम बुद्ध नगर, बनारस, लखनऊ और आगरा, इन 4 शहरों ने भाग लिया, बल्कि हमारे पूरे प्रदेश के लोगों ने अलग अलग रूप में भाग लिया। वित्तीय समावेशन की अपनी पहल के जरिए मोदी सरकार हाशिए पर रहने वाले और अब तक सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित लोगों का वित्तीय समावेशन करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। इसी कड़ी में आज से 9 साल पहले 28 अगस्त 2014 को देश में एक समान और समावेशी विकास को हासिल करने के मकसद से PM जनधन योजना की शुरुआत की गई। आज इस योजना के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल पूरे हो रहे हैं। बीते 9 वर्षों के दौरान इस योजना के माध्यम से सरकार देश के वंचित तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में सफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की थी। 28 अगस्त को इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस मौके को गरीबों का दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव कहा था। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 9 अगस्त 2023 तक जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। इन खातों में से 56% खाते महिलाओं के हैं और 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इन खातों में जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। जनधन खातों में औसत बैलेंस 4076 रुपए है और 5.5 करोड़ से अधिक PM जनधन खातों को DBT का लाभ मिल रहा है। योजना से देश भर के लाभार्थियों के जीवन में आमूलचूल बदलाव नजर आ रहा है। जनधन योजना में हमारा खाता खुला था और कोरोना में पैसा 3 बार हमें मिला था। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो जनधन के खाते खुलवाए थे वो बहुत ही लाभकारी हैं। उनसे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, घर के कामों में भी मतलब मदद मिलती है। मेरा भी जनधन खाता खुलेला है मेरे पति के साथ, दोनों का, और सभी को खुलवाना चाहिए जनधन खाता, सभी का फायदा है। वो जनधन योजना का मुझे बहुत लाभ मिला है। इसमें 0 बैलेंस से खाता चालू होता है। कोरोना काल में ये योजना में 500 रुपए मिले थे और उज्ज्वला गैस
भी मिला, इस योजना से बहुत लाभ हुआ। KYC और शून्य शुल्क के प्रावधान के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलना, असुरक्षित को सुरक्षित बनाना, 2 लाख रुपए के मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ नकद निकासी और मर्चेंट लोकेशन पर भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना, गैर वित्त पोषित लोगों का वित्त पोषण, सूक्ष्म बीमा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, माइक्रो पेंशन एवं माइक्रो क्रेडिट जैसे अन्य वित्तीय उत्पाद की सुविधा देना। सरकार जनधन खातों पर ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा देती है, जिसके तहत आप खाता नील होने पर भी 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। ये योजना गरीबों की बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही सरकार की ये भी कोशिश है कि प्रधानमंत्री जनधन खातों के जरिए प्रत्येक रुपया अपने लक्षित लाभार्थी तक पहुंचे और प्रणाली में लीकेज को रोका जा सके। साथ ही करोड़ों बैंक खाते खोलकर PM किसान, उज्ज्वला योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी सीधे लाभार्थियों को दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भारतीय जीवन बीमा निगम प्रयागराज मंडल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। देश में पहला स्थान बीमा के क्षेत्र में प्रयागराज का आया है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री नंदी ने कहा कि आम जनता का भी प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा करवा रहे हैं, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये बड़े गर्व का विषय है कि देश में प्रयागराज का पहला स्थान आया है और हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने मेहनत की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में आम जनता और भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। इस मौके पर भारतीय जीवन बीमा निगम के महाप्रबंधक कुमार कुंतल ने कहा कि बड़े हर्ष का विषय है। देखिए, देश का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम LIC पर लोगों का भरोसा है। आज भी दूसरी कंपनियों की भी लाइफ इंश्योरेंस LIC के नाम से ही जाने जाते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रदीप जी को और जो यहाँ SDM साहब हैं उनको भी। अभी बताया गया देश में 113 में पहला स्थान हासिल करना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो एक सर्किल बनी है उसमें भी मनीष जी की टीम को ये स्थान हासिल करना निश्चित रूप से कड़ी मेहनत का परिणाम है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो परिवार के लोग जो इससे जुड़े हैं, इसमें काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। एक एजेंट के रूप में केवल रुपया कमाना या पैसा कमीशन मिलेगा उसी नहीं, सेवा भी है। वित्तीय वर्ष में 113 मंडल कार्यालयों में इलाहाबाद मंडल कार्यालय अखिल भारतीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर बना रहा पूरे वर्ष तक। इस वर्ष भी हमारी प्रगति आशानुकूल है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पुनः हम अखिल भारतीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान बनाएंगे। मऊ जिले में विधानसभा उपनिर्वाचन 2023 के तहत जनपद की घोसी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपनिर्वाचन के दृष्टिगत पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों ने कोपागंज बाजार में रूट मार्च किया। रूट मार्च के दौरान कोपागंज कस्बे में स्थित विभिन्न गलियों, मार्गों एवं प्रमुख चौराहों से रूट मार्ग गुजरा। इस दौरान विधानसभा उपनिर्वाचन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा इस रूट मार्च के माध्यम से लोगों में निडर होकर मतदान हेतु प्रेरित करने का कार्य भी किया गया। सावन में सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस बार सावन में अधिमास पड़ने से सावन में 8 सोमवार आए। सावन का काशी में बड़ा ही महत्व है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में सोमवार को लोग दर्शन, पूजन और रुद्राभिषेक करा रहे हैं। 2 महीना का लगा था, 2 मास, पहला शुद्ध मास, फिर अधिक मास, फिर शुद्ध मास। 8 सोमवार पड़ा था, तो इसमें 4 सोमवार, 4 हफ्ते का अधिक मास और 4 हफ्ते का शुद्ध मास। तो जो 4 हफ्ते का सोमवार हुआ और सबसे आखिरी सोमवार सोम प्रदोष का अधिक महत्व कहा गया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।